नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम CDP की क्लास में एक और नई चीज़ करने वाले हैं, जो है मोरल डेवलपमेंट को पहले हम समझेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कोहलबर्ग भाई साहब ने मोरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास के बारे में क्या बताया, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया। उनकी 3 लेवल और 6 स्टेजेस वाली जो थ्योरी है उसको देखेंगे, या फिर और भी कई नाम दिए गए हैं, चलो वो तो थ्योरी के टाइम पे ही देखेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताएंगे कि मोरल डेवलपमेंट असल में होता क्या है। उससे पहले ज़रा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं आप लोगों की 2 क्लास लेता हूँ। एक होती है 4 बजे, एक होती है 8 बजे। 4 बजे CDP क्लास ली जाती है, 8 बजे EVS की क्लास ली जाती है। कल इन दोनों में से ही कोई क्लास नहीं ली गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आज आप लोगों को बिना दिखे क्लास ले रहा हूं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो, क्लास आपकी ज़रूर हो। समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो मैं लिखूँगा भी, और जो मैं लिखूँगा वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई देगा। आवाज़ मेरी क्लियर आप लोगों को है ही। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट को, मतलब नैतिक विकास को, कि असल में नैतिक विकास होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। असल में नैतिक विकास क्या होता है, अगर मैं इसको लिखूं मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल डेवलपमेंट कहाँ से निकला है? ये निकला है मोर्स। मोर्स क्या है? मोर्स है लैटिन भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज को किस सेंस में इस्तेमाल किया गया है? सही या गलत की समझ देने के लिए रीति रिवाज शब्द को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, कि एक बच्चा अपने रीति रिवाजों को देखकर या अपने विवेक से जब ये सीख जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब उसे बोलेंगे कि इस बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो गया है, मतलब इस बच्चे का नैतिक विकास हो गया है। कुल मिलाके कोई भी काम करने से पहले या फिर कोई भी बात सोचने से पहले आपके मन में जो भी एक विचार आता है कि ये जो आपका काम है, ये जो आपका कृत्य है, ये सही है या गलत है, अच्छा है या फिर बुरा है, इसे नैतिक विकास कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ फायदे का सौदा होता है, उनका नैतिक विकास शून्य होता है। कुल मिला के जैसे एक चोर ये कहेगा कि मेरे लिए चोरी करना सही बात है, इसका मतलब उसका नैतिक विकास नहीं हुआ है या फिर गलत हुआ है। या फिर कई लोग ये कहते हैं कि अपने अपने अनुसार सही गलत देखा जाता है। ये बिल्कुल बकवास बात है। अपने समाज को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। कुल मिला के 6 स्टेजेस आपके सामने आएंगी, 6 अवस्थाएं आपके सामने आएंगी जो आप लोगों को ये बताएंगी कि इंसान किस उम्र में कैसा सीखता है। और जो इंसान ये कहता है कि नैतिक विकास कुछ नहीं है, फायदे का सौदा है, तो इसे क्या समझा जाएगा? इसे बहुत ही निम्न जो स्तर है वो समझा जाएगा। कौन सा स्तर होगा वो आपको आगे चल के बताऊंगा। यहां आप ये समझें कि कारक क्या होते हैं, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है भाई सेक्स, मतलब लिंग, कि जो भी इंसान है वो लड़का है या फिर लड़की है, क्योंकि दोनों के लिए ही जो नैतिक विकास होता है वो टोटली अलग अलग माना जाता है। जैसे एक लड़का अगर 10 बजे भी अगर घर वापस आता है तो हमारा समाज कहता है, हमारा घर कहता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन लड़की अगर 10 बजे घर वापस आती है तो उसे डांटा जाता है कि इतनी लेट तक बाहर नहीं रहते, और लड़की भी वैसे ही डरी डरी घूमती है 10 बजे तक। तो ये एक कारक है जो प्रभावित करता है नैतिक विकास को। उसके बाद है एज, मतलब आयु। आयु मान लीजिए अब कोई छोटा बच्चा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई 8 या 10 साल का बच्चा है जो रात को 10 बजे आया है, तो उसको डांट पड़ेगी कितना लेट क्यों आया है, घर वाले परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक 20 साल का अगर बच्चा है, बच्चा नहीं रहेगा वो, अगर 20 साल का कोई व्यक्ति है तो वो घर आए 10 बजे, तो उसे सिर्फ बोला जाएगा कि कल से समय पर आना, बस इतना बोला जाएगा। तो आयु पर भी प्रभाव पड़ता है।
अच्छा, ये जो बच्चा है 8-10 साल का, ये खुद डरा डरा घूमेगा कि मैंने गलत किया है, कि मैं 10 बजे तक बाहर हूं। और ये 20 साल का जो लड़का है, ये इसे बिल्कुल आम बात लगेगी कि भाई कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा था, मैं लेट जा रहा हूं घर पे बस। तो ये जो है कारक है एक। उसके बाद भाई इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। अब जो एक क्षीण बुद्धि वाला बच्चा है, वो क्या करेगा भाई, वो बहुत देर से समझेगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वहीं एक तीव्र बुद्धि वाला अगर कोई बच्चा है, तो वो बहुत ही क्विकली सीख जाएगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपका पीयर ग्रुप, आपके सहपाठी। जैसा आपका ग्रुप होगा, जैसे आपके साथ के लोग होंगे, आप भी वैसा ही सही गलत समझेंगे। अगर आपके ग्रुप में सभी लोग सिगरेट पीने वाले हैं, तो आपको सिगरेट पीना कोई गलत बात नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके ग्रुप में कोई भी सिगरेट नहीं पीता और अचानक से कोई आपके ग्रुप में आके सिगरेट पीने लग जाए, तो आपको बड़ा ही गुस्सा आएगा कि ये कितना गलत काम कर रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से सहपाठियों पे भी डिपेंड करता है भाई, आपके ग्रुप पे, आपके साथियों पे डिपेंड करता है कि आप सही गलत क्या सीखने वाले हो। उसके बाद विद्यालय, मतलब आपका स्कूल जो है वो किस प्रकार का आपको वातावरण देगा, किस प्रकार की आपको किताबें देगा और किस प्रकार के आपको टीचर्स मुहैया करवाए जा रहे हैं, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपका नैतिक विकास कैसा है। अगर आप किसी गलत शिक्षक के झांसे में आ जाते हो, तो आप भी उसी जैसे बन जाओगे। एक शिक्षक आपको, क्योंकि आप बच्चे हो, आप अभी छोटे हो, तो वो आपको अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है, आपको बहुत आसानी से बरगलाया जा सकता है। तो इस वजह से वो जो शिक्षक है, वो आपके नैतिक विकास को अवरुद्ध भी कर सकता है और आपके नैतिक विकास की जो पटरी पर रेलगाड़ी चल रही है, उसे पटरी से उतार भी सकता है। अगर अच्छा मिल जाए टीचर तो सब कुछ बना देगा, और बुरा मिल जाए टीचर तो सब कुछ बिगाड़ देगा। उसी का कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी चोरी करते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं। वो किसकी गलती है? वो गलती है स्कूल की, हमारे समाज की, हमारी किताबों की, हमारे शिक्षकों की, हमारे सहपाठियों की या साथियों की, बहुत सारे लोगों की मिला जुला कर गलती है। उसके बाद बढ़ते हैं भाई धर्म। धर्म जो होता है, उससे भी हमारे नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ धर्मों में बोला गया है कि मांसाहार बिल्कुल नहीं चलेगा, और कुछ धर्मों में मांसाहार की आजादी दी गई है। तो उससे क्या होगा कि एक धर्म जिसमें यह बोला गया है कि मांसाहार क्या है, वर्जित है, उसे किसी पशु को मारना बहुत ही बुरी बात लगेगी। लेकिन अगर किसी जो है भाई कोई धर्म है जिसमें मांसाहार अलाउड है, तो उसे किसी भी जीव को मार के खाना उसे कोई बड़ी बात, गलत नहीं लगेगी। ठीक, उसके बाद भाई खाली समय बिताना, किस प्रकार से आप समय बिताते हो। जैसे आप खाली हो तो आप क्या देखते हो, फोन देखते हो। लेकिन फोन में क्या देखते हो? अगर आप लड़ाई वाली वीडियो देखोगे तो क्या हो जाओगे, आप आक्रामक हो जाओगे। अगर आप कविताएं सुनोगे तो क्या हो जाओगे भाई, तो आप सहज और सरल हो जाओगे। अब अगर आपने फोन में लड़ाइयां देखी हैं तो आपको लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं लगेगी। लेकिन आपने कविताएं सुनी हैं, कहानियां सुनी हैं, और जो भी अलग अलग जो आपको प्रभावित करने वाली जीवनियां मान लो, उनको आपने नरेशन उनका सुना है, तो क्या होगा, तो आपके स्वभाव में सहजता आ जाएगी और उसके बाद फिर आपको लड़ाई गलत लगने लगेगी। तो इस तरीके से खाली बिताया हुआ समय, उसमें आपने क्या किया था, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका नैतिक विकास कैसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इंसान हर रोज खाली होता है किसी न किसी समय में, और वो अपने पसंद के काम रोज करता है। अगर उसे लड़ाई देखने में अच्छा लगता है तो वो बड़ा होके आक्रामक ही बनेगा और उसे लड़ाई करना गलत नहीं लगेगा। तो ये नैतिक विकास था, और ये नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले आपके सामने कारक थे। अब हम किसकी तरफ चलते हैं? अब हम चलते हैं भाई जो कोहलबर्ग ने समझाया कि किस तरीके से आप लोगों के लिए जो भी नैतिक विकास होता है उसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या उनकी सब स्टेजेस हैं। क्योंकि उसने 3 स्टेजेस बताई और उसके बाद उनकी सब स्टेजेस बताई, उनको हम देखेंगे। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं भाई? इस थ्योरी को हम स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें 6 अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 लेवल बताए गए हैं। तो अब इसको ध्यान से समझना। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो पहली जो अवस्था है उसे बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, और हिंदी में आप बोलोगे पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी आती है भैया आपकी कन्वेंशनल स्टेज, मतलब रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। और तीसरी आती है भाई पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब उत्तर रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। अब इसको जरा एक एक करके और बड़े ही ध्यान से हम समझेंगे कि किस अवस्था में क्या क्या होता है। इससे पहले आपको बता दूं कि हर अवस्था के 2-2 पॉइंट हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो इसमें भी आपको पॉइंट ए पॉइंट बी बताया जाएगा। कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें भी आपको पॉइंट ए पॉइंट बी बताया जाएगा, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में भी आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी बताया जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो कोहलबर्ग थे भाई, उनका ये कहना था कि एक बच्चा जो है एक एक करके अवस्थाओं को पार करेगा और उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में बताया गया है। ठीक, इसके अलावा भाई कोहलबर्ग ने यहां आयु को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। ऐसा नहीं बोला कि शुरू के 2 साल तक बच्चा ऐसा रहेगा, उसके बाद 2 साल तक ऐसा रहेगा, फिर 2 साल तक ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। ये बताया है कि उसके व्यवहार को देखते हुए आप ये समझ सकते हो कि वो फिलहाल कौन सी अवस्था में है और इसके बाद इसकी कौन सी अवस्था आने वाली है। इस प्रकार से उसने कई सारी चीजें बताई हैं। तो शुरू करते हैं भाई, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है भाई हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें कौन से 2 सब पॉइंट्स हैं वो जरा आप यहां पर देखें। पूर्व परंपरागत अवस्था मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज में यह बोला गया है कि बच्चा जो है सबसे पहले आज्ञा और दंड के हिसाब से अपना नैतिक विकास करता है। जैसे काफी छोटा बच्चा है और उसको उसके घर के किसी भी सदस्य ने कोई आज्ञा दी है कि 1 गिलास पानी ले आओ। अब वो बच्चा उसकी आज्ञा को मानकर वो काम कर रहा है क्योंकि उसे दंड से बचना है। अब मान लो एक बड़े व्यक्ति ने कहा 1 गिलास पानी ले आओ और बच्चा कर दे मना, मैं तो नहीं ला रहा, तो अब क्या होगा, अब उसे डांट भी पड़ सकती है, अब उसे अप्रिय शब्द भी सुनने पड़ सकते हैं और हो सकता है कि उसे पनिशमेंट भी मिल जाए, उसे एक आध चांटा भी मिल जाए। तो बच्चा क्या करना चाहता है, बच्चा आज्ञा मानना चाहता है क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। तो इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो दूसरी जो स्टेज आती है वो क्या आती है, बच्चा अपनी इच्छा और अपने आकर्षण के कारण नैतिक विकास करता है। जैसे मान लेते हैं कि उसकी इच्छा हुई कि मुझे चॉकलेट खानी है, ठीक है, तो चॉकलेट खाने के लिए वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसे मांगूं और अलाउ अलाउ किया जाए तभी मैं इसे खाऊं, ना वो ये सोचेगा कि अगर मैं इसे बिना पूछे खा लूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा हल्का सा अपनी ईगो की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ चला जाएगा, ईगो की तरफ। याद है ना, इद ईगो सुपर ईगो, तो इन में से ईगो की तरफ चला जाएगा। और पहले क्या था, पहले था बच्चा ऑर्डर और पनिशमेंट की गिरफ्त में। ठीक, अब किसकी तरफ आ गया, अब अपनी डिजायर की तरफ आ गया, अब अपनी ईगो की तरफ आ गया, और अब बच्चा इंतजार नहीं करना चाहेगा। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि वो जिद पकड़ लेगा इंतजार करने के लिए, तो फिर भी एक बार के लिए रेडी हो जाएगा, एक क्षण के लिए रेडी हो जाएगा कि हाँ ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा, लेकिन उसे वो चीज चाहिए जरूर। हालांकि आप उसे समझाकर उसका मन बदल सकते हो, क्या कर सकते हो, मन उसका आप बदल सकते हो, लेकिन वो आपको बताएगा ही नहीं कि मेरी क्या इच्छा है। वो उसे सामने दिखी चॉकलेट, वो जाएगा और उसे ले लेगा। उसे ऐसा लगेगा कि मुझे किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, ये चीज मेरी ही तो है, तो वो खा लेगा उसे। तो यहां दूसरी पॉइंट आ जाता भाई कि यहां वो अपनी इच्छा के हिसाब से, अगर उसकी इच्छा है चॉकलेट खाने की तो उसे सही लगेगा कि चॉकलेट खाना ही सही बात है, और अगर उसे लगेगा कि चॉकलेट खाना गलत बात है तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से ही ये सोचेगा कि जो है चॉकलेट गलत चीज है। ठीक, तो इच्छा के हिसाब से जब बच्चा सही गलत अच्छा बुरा समझने लग जाए
तो फिर क्या होगा कि वो इस स्टेज में पहुंच जाएगा। उसके बाद भाई बात आती है हमारी सेकंड वाली स्टेज की, और सेकंड स्टेज में पहला पॉइंट आता है हमारा प्रशंसा पाने के लिए। मतलब बच्चा जो होगा वो एप्रिशिएशन पाने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। मतलब अगर उसे एप्रिशिएशन मिला है तो वो काम सही है, अगर उसे एप्रिशिएशन नहीं मिला है तो वो काम उसके लिए गलत है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने कोई काम किया है, आपने उसे बोल दिया गुड बॉय, बहुत बढ़िया बच्चा है, तो अब वो उस काम को बार बार करेगा और अपने वो दिमाग में ये बोल देगा कि यही काम तो अच्छा है और यही काम तो सही है, इसका मतलब यही चीज मोरल है। और उसके बाद जब वो सेकंड स्टेज में आता है तो वो समाज में इज्जत पाने के लिए काम करता है। मतलब समाज में व्याप्त चीजों को या परंपराओं को वो सिर्फ इस वजह से फॉलो करने लग जाता है क्योंकि वो समाज की इज्जत कर रहा होता है कि ये लोग अच्छे हैं, मैं इनके बीच में रहता हूं, इन लोगों को ये काम अच्छा लगता है, तो ठीक है मैं भी ये काम कर देता हूं ताकि समाज में मुझे भी इज्जत मिले। तो इस वजह से बच्चे को लगता है कि समाज में इज्जत जिस काम से मिले वही काम सही है, और जिस चीज से बेइज्जती मिले या इज्जत जाने का खतरा हो वो काम क्या हो जाएगा, वो काम गलत हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आती है भाई तीसरी स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर परंपरागत अवस्था, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसका पहला पॉइंट क्या है भाई, इसका पहला पॉइंट है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता का अर्थ क्या हुआ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बच्चा क्या करेगा भाई कि कुछ ऐसा करेगा कि मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे मिलेगा। जैसे अगर मैं अच्छा करूंगा तो ये समाज मुझे अच्छा बोलेगा या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा। जैसे एक इंसान दान करने लग जाए ये सोचकर कि मैं दान करूंगा तभी तो मेरे साथ भी मतलब अच्छी घटनाएं होंगी। ठीक, वो दूसरों की सहायता करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं दूसरों की मदद करूंगा तभी तो लोग मेरी भी मदद करेंगे, अगर मैं किसी की मदद नहीं करूंगा तो मेरी भी नहीं करेंगे। या फिर वो ऐसा भी सोच सकता है कि मुझे क्या नहीं करना, मुझे लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर मैंने लड़ाई करी तो मुझे क्या हो जाएगी, मुझे जेल हो जाएगी, मुझे लोग पकड़ ले जाएंगे, जेल में भेज देंगे। ठीक, पुलिस पकड़ ले जाएगी मुझे। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक समझौता है कि मेरी चाहे जो भी इच्छा है लेकिन मैं अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, समाज को देख के काम कर रहा हूं कि मुझे बदले में क्या चाहिए, बदले में कुछ अच्छा चाहिए, इस वजह से मैं अच्छे काम कर रहा हूं। लेकिन अब ये आती है स्टेज, ये स्टेज क्या कहलाती है, ये सुपर स्टेज कहलाती है। सुपर स्टेज बोल लो या सुपर हीरो स्टेज बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो। मतलब ये मानो कि एक एक करके ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं, ये एक के बाद एक बढ़िया, एक उन्नत, एक श्रेष्ठ, और अंत में ये आती है सर्वश्रेष्ठ स्टेज आती है, जिसमें इंसान अपने विवेक से काम करता है, जिसमें इंसान क्या हो जाता है, जिसमें इंसान समाज की सोच से मुक्त हो जाता है। जब इंसान सही में अच्छा बुरा समझने लग जाता है, सही में अच्छा बुरा या फिर सही गलत समझने लग जाता है। मतलब एक तो ये मानो कि आपकी ये सोच हुई क्योंकि समाज मेरा कहता है कि ये काम सही है इस वजह से मैं सही मान रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आए जब आपको समाज में कमी दिख जाए। जैसे आप ये मानो, एक समय पे क्या हुआ करता था भाई, एक समय पे ये हुआ करता था कि अगर किसकी मृत्यु हो गई है, अगर पुरुष की मृत्यु हो गई है, अगर पुरुष की मृत्यु हो गई है तो जो उसकी वाइफ होगी, वाइफ को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्नी, जो उसकी पत्नी होगी उसे क्या होना पड़ेगा, उसे सती होना पड़ेगा। सती होने का अर्थ क्या हुआ कि जो पुरुष था उसकी चिता, जो जलती चिता थी उसके ऊपर बैठ जाना, सती हो जाना, उसी के साथ मर जाना। तो हमारा समाज ये कहता था कि जो पत्नी, जो औरत ये करने के लिए तैयार हो गई वो एक पवित्र स्त्री थी, और अगर वो तैयार नहीं हुई तो वो क्या है, वो अपवित्र है, वो गलत है, वो बुरी है, वो चरित्रहीन है, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। लेकिन
अब अगर इस बात को मानते रहें तो क्या हो जाएगा, हम सिर्फ कहां तक हैं, हम समाज में इज्जत पाने की स्टेज तक पहुंचे, हम समाज के समझौते तक पहुंचे, लेकिन हम विवेक वाली स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद कोई एक महान इंसान हुआ, राजा राम मोहन राय, और भी कई सारे लोग थे। उन्होंने क्या कहा, उनका जो विवेक का स्तर था, जो उनका नैतिक विकास था, वो समाज की जो कुरीतियां थी, जो रूढ़िवादिताएं थी, जो उनके बंधन थे, उनसे भी पार चला गया। मतलब समाज की सोच से परे चला गया और समाज से परे जाकर उसने सही गलत का फर्क पहचाना। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने आवाज उठाई और ये बोला कि क्योंकि नैतिक विकास कहता है, नैतिकता कहती है कि पुरुष तो मर गया, लेकिन इस औरत को मार के तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसको भी तो जीवन जीने का पूरा हक है। तो नैतिकता ये कहती है कि जीवन जीने का हक सबको हो और बराबर हो, किसी से भी उसकी स्वतंत्रता, उसका जीवन ना छीना जाए। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम सुपर हीरो स्टेज बोलते हैं, या इस स्टेज को हम विवेक की अवस्था बोलते हैं, जिसमें इंसान क्या हो जाता है, इंसान सर्वोच्च हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है नैतिकता के नजर में। तो ये कहा कोहलबर्ग ने, और ये बहुत ही बढ़िया बात है भाई कि अगर आप में से कोई अगर इस अवस्था तक पहुंच पाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये मानो। ठीक, अभी हम लोग जो हैं वो कहां तक हैं, या तो हम हैं समाज में इज्जत पाने के लिए, या है हम सामाजिक समझौते के लिए। जो आखिरी स्टेज है हमारी, वो अभी भी क्या है, वो अभी भी रुकी हुई है। तो इसको हम क्या करें, इसको भी हम कोशिश करें कि जीवन में एक ना एक बार पा लेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ अपनी आज की क्लास करते हैं खत्म, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी भी चली गई है। उम्मीद करता हूं भाई आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये क्लास, कितना अच्छा समझ में आया। और इस वीडियो को लाइक किए बिना कोई कहीं ना जाए। इसके अलावा भाई अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी लाइक करने के लिए बोलें। देखो, जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना ही मैं ज्यादा काम करूंगा। अब जैसे मान लो बीमार होने के बाद भी काम करने का दिल क्यों किया, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो। तो इससे भी ज्यादा सपोर्ट करो ताकि बीमार होने की नौबत भी ना आए। ठीक, तो टेक केयर भाई, ध्यान रखें, अपना रिवीजन करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहना बहुत जरूरी है। वो मिलते हैं आप लोगों से शाम को 8 बजे वाली क्लास में।